हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? तो आज डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 05 जीनियस एकेडमी अलवर। तो अपन बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो पिछले वीडियो लेक्चर की बात करें तो वहाँ पर अपन ने डिस्कस की थी, कुछ कैलकुलेशन से स्टार्ट की थी। जैसे एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होगी, पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, चौथे शेल में। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, पहले शेल में क्या वेलोसिटी होगी, दूसरे में क्या होगी, तीसरे में क्या होगी। क्लियर है? उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनकी सबकी कैलकुलेशन भी बाकी है। रेडियस की कैलकुलेशन हमने कर ली थी, और रेडियस की कैलकुलेशन जब हमने की थी तो हमें एक इक्वेशन मिली थी, nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की रेडियस जो होती है Rn, वो होती है 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ये इक्वेशन आपको याद रखनी। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये कहाँ से आया था 0.53। ठीक है, तो वहाँ कुछ कॉन्स्टेंट्स आए थे, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट्स आए थे। इनकी वैल्यूज जब हमने पुट की थी तो ये 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आता है। 10⁻⁻10 मीटर को अपन एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इन सब की वैल्यूज को 0.53 के इक्वल कर दिया था n स्क्वायर अपॉन जेड। आ रहा आपको ध्यान, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं और ये वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ शेल और जेड। एक चीज़ और यहाँ पे मैं एक नोट डाल दूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, मैंने बार बार बताया है, नोट डाल दूँ। पूरा का पूरा जो बोहर्स मॉडल है वो ओनली एप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज। ठीक है ना, बोहर्स मॉडल ओनली एप्लीकेबल, बोहर्स मॉडल ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन हीलियम प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन लिथियम प्लस 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन बेरिलियम प्लस 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों स्पीसीज क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इन पर बोहर्स का मॉडल अप्लाई होता है। जेड की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, और नंबर ऑफ शेल आपको दिया होगा कि हाइड्रोजन का पहला है, दूसरा है, हीलियम प्लस का पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो ये एन और जेड ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं। एन नंबर ऑफ शेल होता है और जेड एटॉमिक नंबर होता है। बट प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पाई, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सब कांस्टेंट होता है। इनकी वैल्यूज जब रखते हैं तो कुछ वैल्यू ये आती है अपने पास। क्लियर हो रहा है यहाँ से एकदम? अब अपन डिस्कस करने वाले हैं आगे की बात, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, nth शेल की वेलोसिटी को बोलते हैं Vn, पहले शेल की V1, दूसरे शेल की V2, तीसरे शेल की V3। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में घूम रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को घुमाने वाली फोर्स न्यूक्लियस दे रही है ना। तो घुमाने वाली फोर्स न्यूक्लियस देती है अपनी अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, हमने देखा था। घुमाने वाली फोर्स कौन सी देती है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस देती है। क्लियर है? आपको 2 पोस्टुलेट्स ध्यान है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो किसके इक्वल होता है, NH/2π को। ये मैंने समझाया अच्छे से। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा आपको कहाँ से आया है तो पिछला वीडियो लेक्चर आप जरूर देखो, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो NH/2π के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में, उन्हीं एनर्जी लेवल्स में घूम सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम या तो H/2π हो या इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। 2H/2π, 3H/2π। पहले शेल में H/2π होगा, n की वैल्यू 2 लेंगे, दूसरे शेल में तो 2H/2π होगा, तीसरे शेल में 3H/2π होगा। क्लियर है नहीं? ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और एक बात मैंने और बताई थी दूसरी, कि इलेक्ट्रॉन को जो घुमाने वाली फोर्स मिलती है शेल में, उसको अपन कौन सी फोर्स बोलते हैं, घुमाने वाली फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल। हमने कहा था व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, the electrostatic attraction force between nucleus and electron provides centripetal force. Due to this, electron continuously revolve in circular orbit.
इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूसली इसीलिए रिवॉल्व हो पाता है क्योंकि उसको घुमाने वाली फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से मिल जाती है। क्लियर है? इनकी अपन ने वैल्यूज़ भी लिखी थी। अब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो इस वाली इक्वेशन को यूज करना है और इस वाली इक्वेशन को यूज करना है, ठीक है। तो वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये आर क्या है, रेडियस है। हमें nth शेल की वेलोसिटी चाहिए तो हमें nth शेल की रेडियस रखनी पड़ेगी। तो nth शेल की रेडियस का फॉर्मूला रख दो यहाँ पर। क्लियर है? तो हम रख सकते हैं एम वी, रेडियस का फॉर्मूला अपन जानते हैं, रेडियस का फॉर्मूला वहां से रख दो, ठीक है। तो रेडियस क्या होती है भैया, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। क्लियर हो रहा है यहाँ से, ठीक है, इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। चलो अब अपन को क्या निकालना है, यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है nth शेल की। अब पहले देख लो जो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। देखो जरा, तो यहाँ पर देखो ये h से h कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक h बच गया, इसको मैं गोले में सर्किल में लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखो पाई से पाई। चलो देखो तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब अपन आगे की डिस्कस करते हैं। एन स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यानी हमने क्या किया, रेडियस की यहाँ से ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, क्लियर है, और एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल कर दिया। क्लियर है? तो अब जरा चेक कर लेते हैं, हम यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी एनएच शेल की, जरा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रॉस इनको कर देते हैं अपन पहले, एम वी एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर 2 पाई। क्या किया मैंने, इस 2 पाई को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, पाई एम ई स्क्वायर एन एच, पाई एम ई स्क्वायर एन एच। तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। पहले वेलोसिटी लिख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी एन इक्वल टू हो जाएगी पाई एम ई स्क्वायर एन एच अपॉन, यहाँ से लिखो एम एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर 2 पाई। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एच स्क्वायर से एच कैंसिल हो जाएगा, एच बचेगा यहाँ पर, एच बचेगा, ठीक है। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, ओके। और आई थिंक सब कुछ कैंसिल हो रहे हैं ना, और एच से ये एन स्क्वायर, एन से एन स्क्वायर, तो एन बचेगा नीचे, ओके। चलो एक मिनट, यहाँ पे अपन ने 2 पाई को लिख लिया, पाई एम, हाँ जेड रह गया एक्चुअली में, सॉरी यहाँ पे जेड रह गया, तभी मैं सोच रहा जेड कहाँ चला गया ना, जेड रह गया, तो वो जेड हमारा कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्लियर है। ये जेड ये रहा, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या क्या बचा। वैन सेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर हमारे पास पाई नहीं है, एम कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर बचा हुआ है, ई स्क्वायर बचा हुआ है, एन भी कैंसिल हो गया, जेड बचा हुआ है, ओके। अपॉन नीचे क्या बचा, एम नहीं है, एच बचा हुआ है, जो बचा हुआ लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, यहाँ एन बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं अपन, ये 2 है। अब जरा चेक करते हैं अपन क्या क्या कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट और 2 कांस्टेंट, एक तरफ लिख लो। तो एन शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर अपॉन एच, वेरिएबल कांस्टेंट को एक तरफ लिख लिया, एप्सिलॉन नॉट 2, ओके। और इधर बचा हमारे पास जेड अपॉन एन, ठीक है। पुट ऑल कांस्टेंट वैल्यूज, सभी कांस्टेंट वैल्यूज को रख देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट क्वांटिटीज, सभी कांस्टेंट क्वांटिटीज की वैल्यू रख देते हैं। फिर हमें क्या मिलता है, इन एसआई सिस्टम, एसआई में रख देते हैं। तो हमें वेलोसिटी मिलती है nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, ध्यान रखना 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन। जेड बाई एन तो पहले से ही है, बस इनकी वैल्यूज रखती तो ये मिल गया हमें मीटर पर सेकेंड में। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सेंटीमीटर में हो जाएगी 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 8 जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर है। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी ना सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एटम के अंदर, वो ये होगी 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है किस तरह से आई है ये,
ठीक है, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट रटा दी जाती है, बट ये आई कैसी है इसको पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मान लो ये डायरेक्ट रट लेते हैं अपन तो क्या प्रॉब्लम, रट लेंगे, वैसे भी समझ में आ रहा है। nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी z के प्रोपोर्शनल है और n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। z मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज है ये, तो न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्पीड लगाएगा न्यूक्लियस उसको खींचने में, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। एन का मतलब नंबर ऑफ शेल, अगर दूसरे मतलब दूर वाले शहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, एन की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उस पर फोर्स कम लगेगी, ट्रैक्शन फोर्स, तो घुमाने वाली फोर्स भी कम मिलेगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये लॉजिक बैठ रहा है यहाँ पर, क्लियर है नहीं। बट ये वैल्यू कहाँ से आई है ये भी तो हमें पता होना चाहिए, डेरिवेशन अपन किस तरह से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्या करेगा वो, ऐसे बोल देगा एक इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज है, एक स्पीसीज है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उसका जो इलेक्ट्रॉन का वो है चार्ज वो ट्रिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ई होता है वो ई नहीं है, ट्रिपल ई है, इन 3e है। प्लैंक्स कांस्टेंट डबल है उसका, तो क्या करोगे फिर अपन को यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज करके नहीं रखने, चेंज करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, रटी हुई चीज़ काम नहीं आएगी ना, परमानेंट चीज़ ही काम आएगी, इसलिए डेरिवेशन आना चाहिए। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, डीप लेवल जरूरी होता है, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस। समझिए, हीलियम प्लस और हाइड्रोजन के पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी चेक करो। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, वेलोसिटी v1 हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड में चाहिए, 1/1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, जेड की वैल्यू 1 रख दी, एन की वैल्यू 1 रख दी। हीलियम प्लस में क्या होगा, एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, पहला ही शेल है, और जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी 2, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए ना तो जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1, हीलियम प्लस में क्या हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁸, ठीक है, इंटू जेड की जगह 2 रखेंगे, एन की जगह 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डबल हो जाएगी। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशो भी निकलवा सकता है वेलोसिटीज का, तो इनको एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो अच्छे से क्लियर हो गया वेलोसिटी अपन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की nth शेल में। अब अपन डिस्कस करते हैं एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की बातें कर लेते हैं कि एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो कौन कौन सी होती है। भाई सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी कब लगती है, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है, ये कोई पार्टिकल स्पीड में है, मोशन में घूम रहा है, चल रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव वे में हुई होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, क्लियर है। लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी और होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी और होती है जिसे क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कब बनती है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा, कोई m मास का पार्टिकल किसी h हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh बनती है, वो नहीं, क्लियर, ऐसे ही नहीं बनती पोटेंशियल एनर्जी। भाई 2 m मास के पार्टिकल एक दूसरे के पास होते हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी बनती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब 2 चार्ज एक दूसरे के पास रखे होते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज रखा होता है एक दूसरे के पास, तब भी पोटेंशियल एनर्जी बनती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तब आप समझ गए होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। कौन सी बनेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। क्लियर है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके चारों तरफ। तो इस इलेक्ट्रॉन की 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी और एक होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी का सम, ठीक है। अब सबसे पहले अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जरा चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन सब जानते हैं, 1/2mv²। अब यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ रख देंगे तो nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है जरा चेक करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी अपन ने लिखा था, क्लियर है। तो देखो वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी, उस पूरी वैल्यू को लिखना पड़ेगा हमको वेलोसिटी की, ठीक है। तो यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं,
वेलोसिटी जो हमारे पास आई थी 2.18 इंटू 10⁸ Z/n आई थी। क्लियर है? ठीक है, तो इसको अपन ने निकाला कैसे था, उसको यहाँ पर अपन रख देंगे v की जगह। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो वेलोसिटी हमने निकाली थी mv r इक्वल टू एन एच, मुझे अपन को साइड में लिखना चाहिए था NH/2π इस वाली इक्वेशन से। फिर यहाँ पर रेडियस लिखी थी अपन ने, ध्यान आ रहा है? तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आई थी, रेडियस लिखो वापस से h²ε0/π m e²। ठीक है, r इक्वल टू NH/2π। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, देखो अभी आइडिया लग जाता है। देखो यहाँ से हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कभी भी निकाल सकते हैं अपन किसी पॉइंट पर, कोई बात नहीं लिखी तो दोबारा निकाल लेते हैं, 1 मिनट लगेगी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखो और कुछ कैंसिल हो रहा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? e² रहेगा एज इट इज़, वेलोसिटी यहाँ निकालनी है। h से h कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? बाकी मेरे हिसाब से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। चलो अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, ठीक है, ये r हट जाएगा। वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास e²n अपॉन, ये h बचेगा ε0/2। क्लियर है? शायद यही थी, e²n अपॉन h ε0/2, यही थी। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n² अपॉन z, ये देखो रखना n² अपॉन z यहाँ है। क्लियर है? तो यहाँ पर n से n ये कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा यहाँ पर, यानी ये n आ जाएगा नीचे और ये z आ जाएगा ऊपर। ये थी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये था, ये इक्वेशन हम लिखना भूल गए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। चलो इसको मैं लिख देता हूँ इधर से। वेलोसिटी n शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की आई है e² z अपॉन h ε0/2n। क्लियर है? चलो ये आ गई हमारे पास, बहुत बढ़िया ना। अब अपन को पता है ये z और n वेरिएबल, इनको हटा के बाकी कांस्टेंट रखेंगे तो 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देख, तो इसकी वैल्यू को यहाँ रखना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/2 m, v की वैल्यू जरा चेक करो, e² z अपॉन h ε0/2n, और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी हमारे पास फाइनल, 1/2 m e⁴ z² अपॉन, ठीक है, अपॉन, इसको ऐसे लिख दो, अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन h² ε0² 4h², सॉरी n²। क्लियर है? ठीक है, n², ये h²। चलो ये आ जाएगा कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ इस तरह से अपन लिख लेंगे। अब ये वही काम करना है, क्या, वेरिएबल्स अलग करने हैं, मतलब कांस्टेंट अलग लिखने हैं, वेरिएबल अलग लिखने हैं। तो z² और n² वेरिएबल है, बाकी ये सब कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m⁴ अपॉन 2h² ε0² और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो m⁴ अपॉन 8h² ε0², m⁴ ये हो जाए अपॉन 8, 4 इंटू 2 जा 8h² ε0², तो ये ब्रैकेट में, और ऊपर आ जाएगा z² अपॉन n²। क्लियर है? ये दोनों वेरिएबल्स हैं z और n। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी z के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ शेल के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन सब की वैल्यूज रखेंगे उसी तरह से। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू रखने के बाद मैं आपको ध्यान बता देता हूँ, 13.6 z² अपॉन n², और ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं अभी बताता हूँ आपको, टोटल एनर्जी जब अपन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, इन सब में रिलेशन बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। क्लियर है? ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इसको एक बार नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, फिर टोटल एनर्जी देखेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी हमें इस इक्वेशन से देखनी है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ रख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी और निकाल लेते हैं क्या आती है, उसको यहाँ रख देंगे, टोटल आ जाएगी। क्लियर है? नोट कर लिया इसको। चलो
चलो अब अपन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है ये वाली इक्वेशन, इसको अपन नहीं मिटाते हैं, ये भी अपने काम आएगी काइनेटिक एनर्जी की। चलो, नहीं तो पिछली बार की तरह हो जाएगा, अभी दोबारा निकालनी पड़ जाएगी, ये तो प्रॉब्लम है, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके चलना है। देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैसे बनेगी भाई, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस R है। Q1 क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और Q2 क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज, ZE बताया था मैंने। कैसे आता है ZE, भाई न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, उसका चार्ज E है, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, Z। तो प्रोटॉन का चार्ज E है, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, तो टोटल चार्ज क्या हुआ न्यूक्लियस का, Z इंटू E। अरे भाई न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, उसका चार्ज E होता है, और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो सकते हैं, Z प्रोटॉन हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक, हीलियम प्लस में 2, इसमें 3, तो अलग अलग है, क्लियर हो रहा है। E यहाँ पर सेम ही रहेगा, एक प्रोटॉन का चार्ज। तो लिथियम में कितना हो गया, ZE 3 हो जाएगा, 3 प्रोटॉन का चार्ज, या 2 ही हो जाएगा, तो ZE हो जाएगा कॉमन, तो ये न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन का। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगती है, अपन जानते हैं। ठीक है, फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है। पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें ध्यान हो तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, इंटू डिस्टेंस R है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है, R से R कैंसिल हो जाता है तो R रह जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन यहाँ। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला तो पहले भी आ चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स घुमाने वाली फोर्स देती है, आ रहा है ध्यान, उस फोर्स को डिस्टेंस से R से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया, R बच जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो Q1 और Q2 की वैल्यू है ना, Q1 एंड Q2 की जो वैल्यूज हैं, Q1 एंड Q2 की वैल्यू विद साइन रखनी है, यानी इनका साइन रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है तो यहाँ पर साइन माइनस लेना पड़ेगा। फोर्स में नहीं लिखते साइन, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रॉन की nth शेल में हो जाएगी हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर है, क्लियर है नहीं। अब जरा बताओ Q1 क्या चीज़ है, ये है -E, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज साइन के साथ लेना पड़ेगा, और Q2 क्या है, प्रोटॉन का चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज ZE, जो क्या होता है, एक प्रोटॉन के चार्ज को नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देने से मिल जाता है, ZE से। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/4πε0 Q1 की वैल्यू हो जाएगी -E ZE अपॉन R। तो फाइनल इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आ जाएगा यहाँ पर आगे, -ZE² अपॉन R। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अपन को कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर रेडियस रख देनी है nth शेल की। nth शेल की रेडियस देखो ये रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, ये हो गया, ये हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाली है, तो इसको इक्वेशन नंबर अपन दे देते हैं, ये 1 है ना। चलो इसको कोई इक्वेशन मत दो ना, अपन क्या करते हैं, इसको साइड में लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला m⁴ अपॉन 8h²ε0²। क्लियर, और यहाँ क्या आ जाएगा, Z² अपॉन n²। ठीक है, चलो अब इसको हटा देते हैं। अब जरा चेक करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, पर रेडियस रखते हैं, रेडियस की वैल्यू वहाँ से रख दो, nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की रेडियस रख देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। अब हम सोच रहे सर लंबा चौड़ा फॉर्मूला, बिल्कुल डेप्थ में जाना जरूरी है, 4πε0 ZE² अपॉन अब R रखो, तो R की वैल्यू रखेंगे h²ε0 n² अपॉन पूरी वैल्यू ऊपर भेज दो। ठीक है ना, πme² Z। ठीक, चलो अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो ये पाई से पाई कैंसिल, मास कैंसिल नहीं होगा, E² भी नहीं हो जाएगा, E4 हो जाएगा, Z² हो जाएगा, शायद यही कैंसिल हो रहा है पाई से पाई, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ε0
एप्सिलॉन नॉट है सिर्फ ये ना, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर नहीं है, एप्सिलॉन नॉट। चलो ये हो गया इस तरह से, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इस पूरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। पाई नहीं बचा यहाँ पर है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 4 दूनी 8, तो -1/8, क्लियर है, -1/8 जेड, या सीधा लिख दो जेड E² M E² और E² E4 हो जाएगा, देखो E² E4 हो जाएगा, M Z² हो जाएगा, Z² M E4 M Z² हो गया। तो ये हो जाए माइनस, इसको दोबारा से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस Z² E4 M अपॉन, ठीक है, यहाँ क्या है देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से यहाँ डिवाइड किया तो 4 2 8 हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट H², क्लियर है, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H² N²। अब जरा चेक करके मुझे ये बताओ कि ये पूरी टर्म क्या है, चेक करो ये पूरी टर्म क्या है। देखो Z² E4 M अपॉन 8 H² एप्सिलॉन नॉट N² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² N², ये पूरी टर्म क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी। माइनस हटा दो, पर माइनस हटी, पूरी काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, ठीक है, और इसको दे देते हैं 4, और अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इधर, ठीक है, इतना नोट कर लो आप, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो देखो साइड में आपने लिखी हुई है ऊपर, है ना, अब हम कंटिन्यू चल रहे हैं, आपको पेज पर कंटिन्यू चलना नहीं चाहिए, पेज नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, फ्रॉम 2 and 4, समझ गए। अरे 4 में जो ये पूरी यूनिट, ये पूरी वैल्यू है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। सो फ्रॉम 2 and 4, 2 और 4 से, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्लियर हो, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। देखो नेगेटिव ये रहा, 2 ये रहा, और ये पूरी वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है इक्वेशन 2, ये पूरी वैल्यू के ही के इक्वल है, तो ये या जहाँ पर ये है उसकी जगह के ही लिख दिया, ये रही इसकी जगह के ही लिख दिया, तो यहाँ पर है माइनस यहाँ पर है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी से डबल होती है, लेकिन नेगेटिव में होती है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है और उसकी डबल होती है, ठीक है भाई। चलो अब अपन क्या करते हैं, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी जरा चेक करो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की इक्वल टू nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है ना, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी माइनस, देखो अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, समझ में आया। अरे काइनेटिक एनर्जी -2 काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 काइनेटिक एनर्जी, -2 काइनेटिक एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी सब्सट्रैक्ट कर दो तो -1 काइनेटिक एनर्जी बचेगी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आई थी ना इस इक्वेशन में से माइनस लगा दो बस, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी, क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी का डबल है काइनेटिक एनर्जी का डबल है पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, क्लियर है नहीं, और काइनेटिक एनर्जी उसमें से जोड़ दो आप, -2 पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो तो माइनस काइनेटिक एनर्जी बचेगी, तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, क्लियर है, इतना नोट कर लो। चलो तो हम क्या लिख सकते हैं, nth शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, nth शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, या आप यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को आप यहाँ भी रख सकते हो ना, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो आती है उसको अपन nth शेल में En लिख देते हैं,
तो ई एन इक्वल टू आ जाएगी -13, माइनस काइनेटिक एनर्जी है ना ये, समझ गए ना। तो nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं आपको कन्वर्जन समझा देता हूँ। अगर आपसे जूल में पूछ लेता है, जेड और एन आपको पता ही कैसे रखने, अगर आपको वो किस में पूछ लेता है, जूल में पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, 1 आपको इस पूरी वैल्यू को, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल में। यानी कि आपको क्या करना है, एनर्जी ई एन, क्लियर है, इन जूल अगर चाहिए, क्लियर, तो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है एनर्जी ई एन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एन शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.67 इंटू 10⁻⁹ इस यूनिट से, इस वैल्यू से। ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो उस एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है, तो जूल में बदल जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁹, क्लियर है। और ये आ जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, ये जूल में है, तो पूछ सकता है जूल में भी। अगर अर्ग में चाहिए आपको वैल्यू, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। अर्ग में चाहिए वैल्यू, अर्ग मतलब सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है। तो nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अर्ग में हो जाएगी -13.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁷, और मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, इतने जूल है तो 1 जूल में इतने अर्ग है, तो इतने जूल में कितने अर्ग होंगे, मल्टीप्लाई करो तो 10⁻⁷ से जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को जूल में कैसे चेंज करें और जूल की एनर्जी को अर्ग में कैसे चेंज करें। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो तो -13 ही रह जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इस तरह से अपन कैलकुलेट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछता है मैक्सिमम, लेकिन जूल और अर्ग में भी आपको आनी चाहिए इसको कन्वर्ट करना, क्लियर है। तो ये nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला, क्लियर है, इसको नोट कर लो। तो इस तरह से हमने देखा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक्चुअली में, उसकी एनर्जी किस तरह से चेंज होती है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकलती है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, ये सब डिस्कस की, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब अपन बात करने वाले हैं nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे अपन, टोटल एनर्जी हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के पहले, दूसरे, तीसरे अलग अलग शेल्स की बात करेंगे और उनमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक। चलो, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी -2 काइनेटिक एनर्जी होती है, तो फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी बचती है, तो उसकी वैल्यू है -13.6 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्लियर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब जरा इस को अपन अप्लाई करते हैं और हम रखते हैं हाइड्रोजन के लिए। एन की वैल्यू बनी पहले शेल में, हाइड्रोजन के पहले शेल में, हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन के पहले शेल में क्या होगी एनर्जी, तो होगी E1, कितनी होगी -13.6, यहाँ 1 हो जाएगा, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। एन इक्वल टू 2, दूसरे शेल में क्या होगी एनर्जी, तो जरा चेक करो, -13.6, यहाँ 1 आएगा इंटू अपॉन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा E2, ठीक है। E2 तो फाइनल इधर लिख देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है।
एन की वैल्यू 3 लेंगे अपन, ये 3 आएगा हमारे पास, ठीक है, -13.6 इंटू जेड की वैल्यू 1 लेनी है, हाइड्रोजन की बात चल रही है, तीसरे शेल को यहाँ रखेंगे, एन की वैल्यू 3 रखेंगे, 9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ को याद रखनी है, -13.6 -3.4 -1.51, एन की वैल्यू 4 लेंगे, चौथे शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखेंगे -13.6 इंटू 1/16, एन की वैल्यू 4 रखेंगे 16 हो जाएगी, ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? इस तरह से हाइड्रोजन के अलग अलग शेल में हमने एनर्जी निकाल ली, टोटल एनर्जी। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ, पहले शेल में न्यूक्लियस के सबसे पास होगा इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी सबसे कम है, सबसे लो है, लोएस्ट वैल्यू नेगेटिव है, देखो नेगेटिव एनर्जी चल, सब में नेगेटिव है, लेकिन ये सबसे छोटी वैल्यू है और ये सबसे बड़ी वैल्यू है। यानी जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा और उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डिपेंड होता जाएगा न्यूक्लियस पर, उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। जितना अट्रैक्शन लगेगा एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है? तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा पहले शेल में लगेगा तो एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होगी, तो सबसे कम बचेगी, नेगेटिव में सबसे मतलब कम एनर्जी होगी इसकी। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर हटेंगे तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, तो सबसे दूर हो जाएंगे चौथे शेल में तो एनर्जी बढ़ के -0.85 हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन क्या आता है कि कितनी बढ़ सकती है एनर्जी, वो बाद में बात करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी का टर्म पढ़ना है अपन को, वो बाद में करेंगे। पहले कुछ इसको इमेजिन करते हैं। नोट कर लिया आपने? इसको नोट कर लो। फिर कुछ अपन इमेजिन करते हैं एटम बना करके कि किस तरह यहाँ हो रहा है चेंज। ठीक है, देखो ये हमारे पास है न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल हाइड्रोजन, तीसरी शेल और ये हाइड्रोजन की चौथी शेल। इस तरह बात कर रहे हैं। पहले शेल में एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे शेल में है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे शेल में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे शेल में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एनर्जी मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री होता चला जा रहा है, एनर्जी इंक्रीज करती चली जा रही है। क्लियर है? तो अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर, इसको एक बार डायग्राम को नोट कर लो। एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का क्या मतलब होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? चलो अब अपन डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। देखो जरा चेक करो। देखो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ जरा सोचो, एनर्जी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ये मिनिमम एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी कब है? जब वो फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करेगा। अरे जब वो फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक, अब जैसे जैसे हम दूर हो चलते चले जाएंगे शेल से तो उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगी उसकी? ये तो मैक्सिमम नहीं है, अभी तो और शेल भी, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी उसकी? तो जरा फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना, वो उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जब वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। मैं कह रहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे कर्ज है, एक लोन है, उसके ऊपर एक लोन उधार चल रहा है न्यूक्लियस का, उसने लोन दे रखा है इतनी एनर्जी का। दूर हो जाए तो वो लोन कम हो जाए, मतलब क्लियर है? दूर हो जाए तो वो एनर्जी कुछ बढ़ गई, एक पॉइंट पर जीरो हो जाएगा ये लोन। अब एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो पहले शेल में घूम रहा है उसको बिल्कुल आज़ाद कराना है ना, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी जीरो हो जाए। तो कितनी देनी पड़ेगी? 13.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बाहर से किसी सोर्स से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, तो पहले शेल का घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा और बाहर आ जाएगा और आयोनाइजेशन होगा इसमें। एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, तो मैंने पढ़ाया था है ना, कैथोड रेज में पढ़ाया था ना, एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है तो उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। तो इसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है भाई, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है बाहर निकलने के लिए। वो कैसे पता चलता है? अब ये देखो कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रही है। अगर पहले शेल में घूम रही है इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप उसकी एनर्जी जीरो कर दो और उसके लिए आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस में, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ देनी पड़ेगी। तो आप -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को जब +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दोगे तो उसकी एनर्जी जीरो ही तो होगी, प्लस करके देख लो तो वो बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है एक्चुअली में,
तो कौन से शेल में वो होता है, तो अपन सोचते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएगा, तो वो किसी इन्फिनिटिव सेल में होगा, इन्फिनिटिव सेल में होगा। क्लियर है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जरा चेक करते हैं। हमारे पास एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, -13.6 Z² (n²). क्लियर है। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू हम इन्फिनिटिव ले लेंगे, कोई इन्फिनिटिव सेल ले लेंगे, ठीक है, तो इन्फिनिटिव से यहाँ डिवाइड करेंगे तो एनर्जी 0 आएगी, यानी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, और हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लिखेंगे व्हेन टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो, देन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस या फ्री फ्रॉम एटम। इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो जाएगा, न्यूक्लियस के बंधन से फ्री हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। दिस स्टेट कॉल्ड आयोनाइजेशन। इस स्टेट को आयोनाइजेशन बोला जाता है बच्चों। और जो एनर्जी चाहिए होती है इस काम के लिए, उसके आयोनाइजेशन। एंड रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर आयोनाइजेशन, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर आयोनाइजेशन कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, आई। क्लियर है। आई क्या चीज है, आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हेन टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो, देन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम एटम। जब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बढ़ते बढ़ते, ये तो मिनिमम है, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते जब जीरो हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया अब वो। ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम एटम, दिस स्टेट कॉल्ड आयोनाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया एटम से। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इस काम को कराने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर पहले शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है +13.6। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन H। हाइड्रोजन में पहले शेल के इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब हम चाहते हैं कि पहले शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, फ्री हो जाए एटम से, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बताओ। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो +13.6 दे दो, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि माइनस तो पहले से ही चल रही है उसकी, उसमें आपने 13.6 प्लस में और दे दी तो अब 0 ही तो बची। और यही चाहिए हमें आयोनाइजेशन के लिए, हमें 0 करनी है उसकी एनर्जी। अगर हमें सेकंड शेल की बात कर रहा है तो हमें कितनी देनी पड़ेगी, प्लस में 3.4 देनी पड़ेगी। थर्ड को बाहर निकालना है, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन करना है तो हमको प्लस में 1.51 देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एनर्जी है पहले से, तो 0 के बिल्कुल करीब है तो कम देनी पड़ेगी 0 तक लाने के लिए। और यहाँ और भी कम देनी पड़ेगी, +0.85, तो वो 0 पे आ जाए। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाएगी तो वो किस शेल में होगा, इन्फिनिटिव। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब आयोनाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन तो कौन से शेल में आ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आ जाती है, इन्फिनिटिव शेल में आ जाती है। ऐसी कोई शेल, अब तुम सोचोगे चलो इन्फिनिटिव तो बहुत दूर होती है, नहीं, एटम के लिए इन्फिनिटिव मतलब 10⁻⁻10 मीटर, बहुत ही छोटे स्पेस में एटम है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी सी दूर, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जाएगा तो वो उसकी इन्फिनिटिव डिस्टेंस होती है। क्लियर है। तो आई थिंक आयोनाइजेशन एनर्जी को मैंने अच्छे से क्लियर किया है ये क्या होती है। ठीक है। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं लास्ट पोस्टुलेट, 6 पोस्टुलेट, जो लास्ट पोस्टुलेट है उसकी बात करेंगे। इसको एक बार नोट कर लो। लास्ट पोस्टुलेट याद है आपको, मैंने बोहर्स मॉडल में 5 पोस्टुलेट्स करा दी, अब ये 6ठी पोस्टुलेट है, लास्ट पोस्टुलेट। ठीक है, चलो देखो जरा 6 पोस्टुलेट क्या है बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब एनर्जी और रिलीज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो जहां पर है ना उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, और अगर रिलीज कर रहा है तो नीचे आ जाएगा, लो एनर्जी लेवल पर आ जाएगा।
एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल पर आ जाएगा जंप करके, है ना, और रिलीज कर देगा एनर्जी तो लो एनर्जी लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, ये है ये वाला। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा while revolving इलेक्ट्रॉन नीदर कैन एब्जॉर्ब एनर्जी नॉर रिलीज एनर्जी। घूमते वक्त कभी भी इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी रिलीज करता है ना एब्जॉर्ब करता है। अगर वो रिलीज और एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर वो घूमना ही नहीं रहा, फिर वो जंप कर रहा है या फिर वो डाउन आ रहा है नीचे। और हर तरीके की एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं कर सकता। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस पॉइंट। आपको ये देखना है वहन, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, आपको जो यहां पर नोट करने वाली बात है वो देखनी है। वहन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, absorbs energy, then it jump from lower energy level, lower to higher, ऐसे लिख दो, lower to higher energy level. This is called excitation. This is called excitation of electron. अरे भाई, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये जंप कर जाता है लोअर से हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, और हर तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मैं आपको बताता हूं कैसे ये अपन जस्टिफाई करेंगे। इसको एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे अपन, वहन इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी देन इट रिसीड्स बैक मतलब वापस आना, टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर से लोअर आ जाए। दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। ठीक है, तो इस तरह से अपन कहते हैं डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन का मतलब समझिए जब उल्टा हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से रिलीज करके एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल में आ जाए। तो ये दोनों टर्म आपको मैं अब सिखाता हूं कैसे होता है एक्साइटेशन, कैसे होता है डी एक्साइटेशन। देखो जरा, इसको एक बार नोट कर लो। अब हम दोबारा से एटम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी तरह से वही एनर्जी लेवल्स लिखते हैं, हाइड्रोजन के जो लिखे थे अपन ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, और फिर देखते हैं कैसे एक पर्टिकुलर एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और एक पर्टिकुलर एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। हर तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब और हर तरीके की एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द बोर मॉडल। देखो जरा, आपको ध्यान आ रहा, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ठीक है, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, न्यूक्लियस, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6, यहाँ पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रही है, यहाँ -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या -0.85 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? चलो अब जरा देखो, अगर हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूम रहा है और उसको कुछ एनर्जी हम दे देते हैं कि वो दे करके दूसरे शेल में आ जाएगा, तीसरे शेल में आ जाएगा, तो कितनी एनर्जी दें? तो इस गैप के बराबर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो गैप है पहले शेल और दूसरे शेल के बीच में, एनर्जी का गैप कितना है ये चेक करो। पहले और दूसरे शेल के बीच का एनर्जी का गैप होता है डेल्टा ई। ठीक है, ये इसको समझो, डेल्टा ई क्या है? एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बिटवीन टू एनर्जी लेवल, टू एनर्जी या शेल, दो एनर्जी लेवल या शेल के बीच का एनर्जी गैप, या शेल भी बोल, ऑर्बिट बोल। और ये कैसे निकालते हैं? E2 - E1। जैसे इसकी एनर्जी क्या है? -3.4। जैसे मान लो डेल्टा ई निकालना है मुझे फर्स्ट और सेकंड के बीच से, तो कैसे लिखूंगा? सेकंड शेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट शेल की एनर्जी। आप ऐसा नहीं है सेकंड लो, आप थर्ड भी ले सकते हो, आप डेल्टा ई ऐसे भी लिख सकते हो, थर्ड शेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट शेल, किन्हीं भी इन चारों में से किन्हीं भी दो शेल की एनर्जी का गैप ले लो। जैसे मुझे E2 - E1 मतलब पहले और दूसरे शेल की एनर्जी का गैप निकालना, तो क्या कैसे निकलेगा? डेल्टा ई इक्वल टू दूसरे शेल की एनर्जी कितनी है? -3.4। ठीक है, माइनस पहले शेल की एनर्जी कितनी है? -13.6।
तो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है इसका जरा चेक। अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं यहाँ ना नहीं रहना चाहता पहले शेल में, मैं दूसरे शेल में चाहता हूँ, तो इसको अपन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी। कितनी देनी पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इस गैप के बराबर। अगर आप पहले शेल के इलेक्ट्रॉन को 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हो, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होता है चेक करते हैं। -13.6 तो है ही पहले से, पहले शेल की में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने और दे दी। ठीक है, तो अब कितनी बची एनर्जी देखो, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 6,932, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 6 और ये बच जाएगी हमारे पास 4, माइनस में 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जरा चेक करो, जब इलेक्ट्रॉन को 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी तो वो कहाँ जाएगा? उस शेल में जाएगा, उस एनर्जी लेवल में जाएगा जिसकी एनर्जी -4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जरा -4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला शेल है क्या अवेलेबल? चेक करते हैं। ये -13.6 है, -3.4 है, नहीं है अवेलेबल। इस पूरे एटम में -4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कोई शेल नहीं है। ऐसा कोई शेल नहीं है जिसकी एनर्जी -4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो इसका मतलब ये होगा कि इतनी एनर्जी कोई काम की नहीं है। ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप दोगे, इलेक्ट्रॉन घूमता ही रहेगा। इस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये इलेक्ट्रॉन। क्यों? इसको पता है अगर मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो कोई सा भी ऐसा शेल नहीं है जिसकी एनर्जी इतनी हो, तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, फंस जाऊंगी मैं। तो जैसे मैंने कहा था ना, एक बेंच बिछा रखी है, उसमें 70 नंबर वाला बच्चा बैठेगा, दूसरे में 80 वाला, 90 वाला। तो अगर जो बच्चा 80 वाले किसी के 90 वाले में जाना चाहता है तो उसको 90 नंबर ही लाने पड़ेंगे। 85 लाएगा तो बीच में फंस जाएगा, उसको नहीं बैठा सकता मैं। 60 पे आना है तो उसको 60 लाना पड़ेगा, बीच में कहीं जगह नहीं है। तो ऐसे ही शेल होते हैं, हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है। अगर उसको पहले शेल से दूसरे में जाना है तो एक पर्टिकुलर एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को अगर वो एब्जॉर्ब करेगा पहले शेल के इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में चला जाएगा। अगर उसको तीसरे में जाना है तो तीसरे में कितनी एनर्जी चाहिए? मतलब पहले से तीसरे में जाना है तो इसकी ए में से इसकी घटा लो, इसकी में से इसकी घटा लो, आपको गैप मिल जाएगा, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। क्लियर है नहीं है? सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि पहले शेल के इलेक्ट्रॉन को मैं 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे देता हूँ, तो क्या होता है चेक करते हैं। -13.6 इसको 11 दे देते हैं। ठीक है, तो 11 इसको अगर दे देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 2.6। -2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला कोई शेल नहीं है, तो दैट मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। ये एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उल्टा भी है, अगर मान लो आप -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये चाहते हो कि पहले में चला जाए, तो ये क्या करेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का आपको रिलीज करके दे देगा। दूसरे शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अगर जाना चाहता है पहले शेल में, तो इसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। कितनी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करनी। 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करके नहीं जा सकता इसमें, ये 10.2 की रिलीज करके इसमें जा सकता है, और अगर इसको इसमें यहाँ आना है तो ये एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो आपने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन हर तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और हर तरीके की एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकता। इट कैन एब्जॉर्ब और रिलीज ओनली पर्टिकुलर एनर्जी। फिक्स्ड अमाउंट में जो अवेलेबल एनर्जी है उसी को ये एब्जॉर्ब कर सकता है और उसी को ये रिलीज कर सकता है। क्लियर है नहीं? यानी कि पहले शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है और उसको अगर डेल्टा ई एनर्जी प्रोवाइड करा दी जाए यानी गैप के बराबर, तो वो दूसरे में जा सकता है। ठीक है, अगर वो एनर्जी इतनी हुई कि तीसरे में जाने लायक है तो तीसरे में जा सकता है। तो ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है नहीं? यहीं से बनाई मैंने, जो डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1, तो E1 इक्वल टू डेल्टा ई माइनस E2। ठीक है, ये E1 प्लस डेल्टा ई कर देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो E2 आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पहले शेल की एनर्जी, अगर इसको 10.2 दे देंगे, कितनी है? 10.2 दे देंगे तो दूसरे शेल की एनर्जी के बराबर हो जाएगी एनर्जी और तुरंत वहाँ चला जाएगा। क्लियर है नहीं? तो हर तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं कर सकता। कुछ पर्टिकुलर, कुछ फिक्स अमाउंट में जो अवेलेबल एनर्जी है, जो गैप है, उसको एब्जॉर्ब और उसको रिलीज करता है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। इसको नोट कर लीजिए, फाइनल पॉइंट लिख लेते हैं अपन। An electron gains or lose and only those energies which are equal to difference in two energy level. क्लियर है? ये पॉइंट और लिख लेते हैं अपन। An electron, very important, an electron gain or lose only those energy which is difference between two energy level.
मतलब उन्हीं एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है और उन्हीं एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, जो दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस यानी गैप होती है। हर तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं करता। तो हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज, क्वांटाइज मतलब समझो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती है, क्वांटाइज। जैसा मैंने देखा था ना एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, mvr = nh/2π, तो ये भी क्वांटाइज्ड होता है। क्लियर है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी हो किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, तो जितनी एनर्जी उसकी है ना उसको जीरो बना दो, मतलब उतनी दे दो, तो वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। क्लियर है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पजल उन्होंने सॉल्व की थी, ठीक है, जरा याद है आपको, रदरफोर्ड एक बहुत बड़ी पजल को नहीं सुलझा पाए थे, क्या, कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है हाइड्रोजन का वो कैसे आ जाता है, कुछ कलर कैसे गायब हो रहे थे, ठीक है ना। अब उसको कैसे समझाता है बोहर्स, जरा चेक करो, ठीक है। तो ये कहता है बोहर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, टूटा हुआ जो स्पेक्ट्रम था, समझाया था मैंने, या लाइन स्पेक्ट्रम, इस प्रॉब्लम को ही एक्चुअली में सॉल्व करने के लिए बोहर ने अपना पूरा एटॉमिक मॉडल डिजाइन किया था ये इस तरह से, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो एक्चुअली में क्या है यहाँ पर देखो, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है मान लो ये, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, वाइट लाइट डाल रहे हैं ऐसे ना, वाइट लाइट इस तरह से। इसमें 7 कलर है, हर तरीके की वेवलेंथ है, मतलब हर तरीके की वेवलेंथ वाली लाइट है, और यहाँ एक स्क्रीन लगा हुआ। तो ध्यान है आपको, मैंने क्या बताया था कि कुछ कलर ही यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आ रहा है वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो और रेड कलर। ब्लू कलर गायब है, ऑरेंज कलर गायब है, क्लियर है ना। तो ब्लू कलर कहाँ चला गया, बाकी कलर, ये वाले कलर डिसअपियर क्यों नहीं हुए, ये तो अपीयर्ड कलर है, अपीयर्ड कलर है, ये तो दिख रहे हैं, ठीक है ना। सारे कलर दिखते तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता, कुछ कलर दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे, मतलब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, लाइन भी बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों, आपको समझ में आएगा। अपीयर्ड कलर क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जरा चेक करो, और जो बाकी बचे हुए रिमेनिंग कलर डिसअपियर्ड हो गए, रिमेनिंग कलर डिसअपियर्ड, मतलब गायब हो गए, ये तो प्रॉब्लम है। तो बोर क्या कहते हैं, ध्यान देना, बोर क्या कहते हैं, बोर ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को, जरा चेक करो, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देते हो तो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को वो लेके दूसरे में चला जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो जिस एनर्जी को वो ले लेता है, खा जाता है, उस कलर को वो गायब कर देता है। जैसे यहाँ पर ब्लू कलर नहीं है, तो मान लो इलेक्ट्रॉन को ब्लू कलर की एनर्जी अच्छी लगती होगी, इलेक्ट्रॉन ने ब्लू कलर की एनर्जी को ली, 7 एनर्जीज में थे, ब्लू कलर की एनर्जी को ली और ब्लू कलर की एनर्जी को लेकर के यहाँ से यहाँ चला गया होगा। बाकी एनर्जी क्यों नहीं ली सर, क्योंकि बाकी एनर्जी इस गैप के बराबर नहीं होंगी, सीधी सी बात है, क्वांटाइज्ड है ना भाई। इलेक्ट्रॉन को अगर इस गैप के बराबर एनर्जी मिलेगी तभी तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो गैप के बराबर एनर्जी ब्लू कलर में थी, तो उसने ब्लू कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ली, वो यहाँ आ गया, बाकी एनर्जी को नहीं कि रिफ्लेक्ट कर दी, तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में मिल गया। क्लियर है नहीं? तो कुछ पर्टिकुलर कलर को ही इन्होंने खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जिसको एब्जॉर्ब कर लिया वो नहीं दिखेंगे स्क्रीन पर, और जिनको नहीं किया वो दिखेंगे स्क्रीन पर, निकल जाएंगे। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे वो तो यहाँ नहीं दिखेगी, और जिसको नहीं करेंगे वो यहाँ से निकल गई। देखो ब्लू को और बाकी जो कलर आपको रेड वेड है ग्रीन में उनको एब्जॉर्ब कर ले पर्टिकुलर, क्योंकि कुछ एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन जो है खा के एक्साइटेड हो जाता है ऊपर जाकर, और वो एनर्जी फिक्स्ड होती है, फिक्स अमाउंट पे अवेलेबल होती है, हर तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पहेली को सॉल्व किया था। क्लियर है? तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, इसको नोट कर लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा जो पूरा ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि बोहर्स ने स्पेक्ट्रम के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। फिर आगे के मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल वगैरह इनकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।